नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। लक्सर के रायसी क्षेत्र में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए प्रदेश के नगर विकास मंत्री बशीधर ने दो टूक कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता किसानों के गेहूं की फसल की ईमानदारी से खरीद करना है। उन्होंने कहा है कि सरकारी खरीद को यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या लापरवाही की शिकायत आई तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ सीधे FIR दर्ज करवाई जाएगी। नगर विकास मंत्री ने कहा है कि प्रदेश भर में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद केंद्र खोल दिए गए और सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता की समस्याओं के समाधान कराने के लिए आदेश भी दे दिए गए हैं। सबसे पहली बात है, विभाग के अधिकारी जनता के बीच में जाए, जनता की पीड़ा को सुने और उसको दूर करें। जहां तक मेरे विभाग का सवाल है, मेरे सामने आज चुनौती है गेहूं खरीद की। गेहूं की बम्पर फसल हुई, जो हमारा टारगेट है उससे ज्यादा खरीद हम करेंगे और उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। पूरे क्षेत्र में कांटे खोल दिए गए हैं। 1 अप्रैल से कांटों का चालू करने का निर्देश दिया है। 15 मई तक गेहूं की खरीद हो जाएगी। इसमें 2 बातें हमने बहुत स्पष्ट कही है कि एक तो कांटे पर किसान को तोलने में कोई दिक्कत न हो, दूसरा 1 सप्ताह में उसका भुगतान हो। इसमें किसी प्रकार की कोताही होगी तो चाहे FIR करना पड़े, ये हम करेंगे। सूबे के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल का बिंदु खत्ता पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सूबे के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की दिशा में प्रयास करने के साथ साथ बिंदु खत्ता में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन भी दिया है। अपने संबोधन में पेयजल मंत्री ने कहा है कि 80,000 आबादी वाला क्षेत्र होने और लंबे संघर्ष के बावजूद भी बिंदु खत्ता आज तक राजस्व गांव नहीं बन पाया है। मौजूदा सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए राजस्व गांव के लिए केंद्र पर दबाव बनाएगी। उन्होंने बिंदु खत्ता में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के उद्देश्य से 10 सौर ऊर्जा जनित पंप देने का भी आश्वासन दिया है। के बारे में पूरी सरकार उस पर विचार कर रही है, उसके समाधान कैसे निकले करके इस पर विचार कर रही है। हम लोग सब लोग इस पर बिंदु खत्ता जैसे बहुत सारे गांव हैं, हमारे 1 लाख की जनसंख्या है, बग्गा चौन है, आपके इसी जनपद में दमोह है, हमारे पिथौरागढ़ जनपद में भी, गढ़वाल मंडलों में बहुत सारे ऐसे लोग जो होंगे, लाखों की जनसंख्या वाले जो गांव हैं, जो राजस्व है, जिनको सरकार से उनके नाम से जमीन नहीं मिल पा रही। इस पर सरकार विचार कर रही है। 2000 बन सकेगा। देखो, ये राजस्व गांव की प्रक्रिया तो मैंने शुरू में कहा, आपने उसमें भी जो अभी बोला था उसमें भी कहा, ये मामला जो है कहीं कोर्ट में चला हुआ है, कहीं ये प्रदेश सरकार से, इसका केंद्र सरकार के इसमें तो समय लगेगा इसको राजस्व गाँव को होने में। क्या 2022 के चुनाव से पहले कुछ उम्मीद है? नहीं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी उम्मीद क्यों नहीं, उम्मीद थोड़ी छोड़नी चाहिए। उम्मीद से तो पूरे देश चल रहा है, विश्वास पर सब चल रहा है, उम्मीद रखनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार की मारखम ग्रांट सभा की लगभग 3,54,51,000 की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया है। कार्यक्रम का आयोजन प्राथमिक विद्यालय केरी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य रूप से गुरुद्वारा साहिब का सौंदर्यकरण, वह निर्माण कार्य, CC रोड, कब्रिस्तान, 4 दीवारी, सामुदायिक भवन, बारात घर, हैंडपंप आदि का शिलान्यास भी कार्य में किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिभावान खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। और कुल मिलाकर के लगभग 12 करोड़ की योजनाएं केवल जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है उसके द्वारा इस क्षेत्र में संपन्न हुई। जो हमारे गुरुद्वारा, मैं समझता हूँ कि उससे जो सरकार की सोच है, सबके बारे में जो सरकार विचार कर रही है, उसी सोच का परिणाम है कि जो पैसा पहले कुछ सीमित जगह तक पहुँच पा रहा था, अब समाज के हर अंग तक वो पैसा पहुँचा जा रहा है। उसके
प्रदेश में फायर सीजन आते ही गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक जंगल धुंधु कर जल रहे हैं। उत्तरकाशी जिले में वाघ अग्नि विकराल रूप धारण कर रही है और आए दिन उत्तरकाशी, टेहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग सहित कुमाऊं के अल्मोड़ा, नैनीताल, वन प्रयाग के विभिन्न रेंज के जंगल जल रहे हैं, जिस कारण लाखों की वन संपदा जलकर राख हो रही है। वन अग्नि के विकराल रूप लेने के बाद अभी तक इसे रोकने के लिए वन विभाग की तैयारी धरातल पर कम और फाइलों में ज्यादा दिख रही है, जिस पर हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने मुख्य वन संरक्षक मान सिंह से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। गर्मी का सीजन आते ही वनों में आग लगने का सिलसिला जारी हो चुका है, तो वहीं उत्तरकाशी में और कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में भी आग का सिलसिला जारी है, जिसमें काफ़ी नुकसान वन संपदा को हुआ है। तो उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वो मुख्य वन संरक्षक मान सिंह जी। उनसे बात करेंगे किस तरह का नुकसान जंगलों को हो रहा है। सर, जिस तरीके से देखा जाए कि आग लगने का सिलसिला जारी हो चुका है, गर्मी आती है आग लगने का सिलसिला उत्तराखंड में जारी हो जाता है, तो अभी जो आग लगी है तो कितना नुकसान उसमें हम लोगों को हुआ है, जो वन संपत्ति है, और कितने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है? अगर नुकसान की बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान तो हमको जो ह्यूमन लाइफ का हुआ है, और इसमें 4 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें 2 हमारे वनकर्मी हैं, वो आग बुझाते समय शहीद हुए हैं, और 2 हमारी महिलाएं हैं, ये अल्मोड़ा जिले की कोसी रेंज की, वो शहीद हुई हैं। इसके अलावा 2 आदमी हमारे घायल हुए हैं। दो और हमारी डेथ हुई हैं, एक पिथौरागढ़ में और एक चमोली में, जिनके संबंध में कुछ जांच की कार्रवाई चल रही है, और इसको एग्जैक्टली फॉरेस्ट फायर से हम डेथ के रूप में रिपोर्ट कब और कैसे करेंगे, जब ये हमें फील्ड से रिपोर्ट आ जाएगी तब इसको हम इस पर विचार करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमन लाइफ हो रहा है, 16 में जो है मृत्यु हुई थी, उसके बाद अब ह्यूमन लाइफ का जो है ये इस प्रकार से लॉस हमको। संपत्ति की लॉस की बात करें तो लगभग 40 लाख रुपए का ये हमारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। लेकिन 40 लाख रुपए तो अगर आप वैसे देखेंगे पर्यावरण या उन सब के नुकसान के टर्म्स में, तो ये तो कुछ नहीं है। और हमारे जंगलों की खूबसूरती ही पर्यटकों को आकर्षित करती है, और हमारे प्रदेश में आने के बाद जब लोग सांस लेते हैं तो उनको हवा में जो ताजगी महसूस होती है, उससे ही लोग जो है यहाँ बार बार आना चाहते हैं। तो ये जो आग है सबसे बड़ा जो पर्यावरण पर भी प्रभाव डाल रही है, इसका धुआं जो है चारों तरफ फैल रहा है, और धुआं फैलने से जो हमारे जो वातावरण में प्रभाव होता है, जो टूरिस्ट आते हैं और जो यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं, उनके स्वास्थ्य पे भी प्रतिकूल इसका प्रभाव पड़ता है। जो है क्या माना जाए कि जो आग लगने के मुख्य कारण होते हैं, तो क्या कारण है जो जिनके कारण वनों में आग लगती है? सर, वनों में जो आग लगने का तो मुख्य कारण ये है कि स्थानीय व्यक्ति जो वहाँ पर हैं, उनके द्वारा लापरवाही की जाती है। लापरवाही के कारण ही जो बीड़ी, सिगरेट या जो है शादी ब्याह में पटाखे या कुछ इस प्रकार से चीज़ें वहाँ छोड़ दी जाती हैं या जब चलाई जाती हैं, उनसे ही आग लग जाती है। जी सर, जिस तरीके से देखा जाए कि अभी बैठकों का दौर भी जारी हो गया है, और साफ तौर पर डीजीपी साहब ने भी कह दिया कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो आग लगाते हैं, या जिस तरीके के जो शरारती तत्व हैं उनको चिन्हित करके तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। तो क्या वन विभाग की तरफ से भी कोई ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? सर, विभाग के स्तर से भी जो है इस प्रकार के निर्देश पहले भी दिए गए थे और पुनः दिए गए हैं और दिए जा रहे हैं दोबारा भी, कि जो शरारती तत्व जो आग लगाते हुए मौके पर पकड़े जाते हैं, जिनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जाए। भारतीय जो है वन अधिनियम या जो आईपीसी की धाराओं के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई करी जाए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि आग लगाने के बाद ऐसे लोगों की पहचान नहीं हो पाती है, ना स्थानीय लोग आके हमको बताते हैं। एक लास्ट सवाल है मेरा कि जिस तरीके से जो वनों में आग लग रही है, तो क्या वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके अभी हाल में जो छुट्टियां थी वो निरस्त कर दी गई हैं, या अभी किस तरीके? हाँ, सभी लोगों की छुट्टियां फिलहाल कोई अपरिहार्य कारणों को छोड़कर स्वीकृत नहीं की जाएंगी, और जो डीएफओज हैं खास तौर से उनकी छुट्टी भी जो कंजर्वेटर सैंक्शन करते हैं, वो मुख्य वन संरक्षक के मतलब विचार विमर्श के बाद ही कोई अपरिहार्य हुआ तो करेंगे। कहने का मतलब है कि 2 महीने तक हम, जब तक कोई बहुत बड़ी अर्जेंसी नहीं है, किसी कर्मचारी को हम छुट्टी नहीं देंगे सामान्य कारणों से।
बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे मुख्य वन संरक्षक मान सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो वनों को आग को नुकसान हुआ है, अभी तक 40 लाख के लगभग वनों का नुकसान हो चुका है और साथ ही 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 2 लोग अभी घायल हैं। लेकिन साथ ही एक कार्रवाई की जा रही है कि जो वनकर्मी थे उनकी अभी सभी छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं, सभी को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि कोई अभी छुट्टी नहीं दी जाएगी। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज का JK24/7 न्यूज़ देहरादून। देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बाद उत्तराखंड सरकार भी अब सतर्क हुई है। बढ़ते मामलों के बाद अब राजधानी दून में बॉर्डर पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोविड की रैंडम टेस्टिंग भी की जा रही है। ऐसे में जो भी यात्री पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें होम क्वारंटीन किया जा रहा है। वहीं बाहर से आने वाले लोगों की आशा रोड़ी चौक पर भी चेक पोस्ट पर भी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी चेक की जा रही है, जिस पर यात्रियों द्वारा अपनी कोविड रिपोर्ट नहीं लाई जा रही है। उन्हें रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किए जा रहे हैं। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही यात्री को दून में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं एसएसपी योगेंद्र रावत ने कहा है कि प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित भी किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में लगातार जागरूकता अभियान चलाएं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें जो व्यक्ति कोविड की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोविड के केसेज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं पूरे देश में और उत्तराखंड में भी बढ़ रहे हैं। तो चूंकि इसमें जो हमारे एक फ्रंट वॉरियर हैं उसमें पुलिस एक महत्वपूर्ण अंग है इसका, मेडिकल की टीम्स होती हैं, पुलिस प्रशासन सब होते हैं। तो पुलिस को अपने को सुरक्षित रखने के लिए और थाने को सुरक्षित रखने के लिए एक SOP जारी की गई है, जिसमें कि थाने में मैंडेटरी सैनिटाइजर और समय समय पर थाने का सैनिटाइजेशन, थाने के कर्मचारियों द्वारा मास्क पहनना, उचित सोशल डिस्टेंस बनाए रखना, अगर पब्लिक भी कोई आती है तो उसको भी इस ओर प्रेरित करना कि वो उचित जो सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन करे, इस बारे में SOP जारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त मार्केट्स में, सार्वजनिक स्थानों पर इन चीज़ों को इंश्योर कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है, जिसमें जहां एक और अवेयरनेस और प्रचार शामिल है, दूसरी ओर वहाँ पर इन्फोर्समेंट भी शामिल है। तो अवेयरनेस और प्रचार के लिए थाने की जो गाड़ियाँ हैं उनको भी, उनका पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसका उपयोग किया जा रहा है, उसके उपयोग के लिए भी उनको बताया जा रहा है। और इन्फोर्समेंट के लिए जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं बार बार कहने के बावजूद भी, उनके विरुद्ध चालान वगैरह की कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया गया है। कुंभ मेले पर लगातार कोरोना का संकट मंडराता नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों का कुंभ मेला क्षेत्र में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन 4 दिन में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या जो है वो 300 पहुंच चुकी है। वहीं हरिद्वार स्थित कृष्ण आश्रम में 7 साधु संत कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। साधु संतों को मेला स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेट कर दिया है। इसके साथ ही हरिद्वार गणेशपुरम में एक ही परिवार के 14 लोग कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं, जिसके चलते गणेशपुरम कॉलोनी को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। मेला स्वास्थ्य विभाग लगातार तमाम बॉर्डर पर कोरोना की टेस्टिंग करवा रहा है, मगर बावजूद इसके कोरोना के मामले मेला क्षेत्र में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज डेट में 7 साधु संतजन जो ये कृष्ण आश्रम शंकराचार्य चौक के पास थे, वहाँ संक्रमित पाए गए हैं। उन सभी को आश्रम में ही होम आइसोलेट की तरह आइसोलेट कर दिया गया है, क्योंकि उनमें कोई भी लक्षण नहीं पाए गए थे और ना ही उन्हें कोई सांस में तकलीफ थी और उन पर पूरी नज़र रखी जा रही, टीम पूरी नज़र रख रही है। अगर उनको कोई ज़रूरत पड़ेगी उसके बाद उनको राजकीय महिला चिकित्सालय में जो हमारा DCHC है और उसके अलावा ICU जो हमारा बर्फानी हॉस्पिटल में है, यथास्थिति के अनुसार ICMR की गाइडलाइन के अनुसार उनका उपचार पूरा किया जाएगा। पूरे कुंभ मेले में जिस तरह से श्रद्धालुजन आ रहे हैं, संतजन भी आ रहे हैं, बॉर्डर पर RT-PCR की कुछ चेकिंग हो रही है। कुछ लोग बॉर्डर्स पर CMO के द्वारा जो टीम भी लगाई गई है टेस्ट करने के लिए, उसके उपरांत भी मेले के अंदर इस तरह से लोग आना एक निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इसमें हमारी निगरानी बढ़ाई गई है। CMO के द्वारा भी जो टीम लगाई गई वो भी निगरानी कर रही हैं। मोबाइल टीम भी हमारे यहाँ क्विक रेस्पॉन्स टीम बनाई गई है। एक कंट्रोल रूम भी यहाँ स्थापित किया गया है, आप देख सकते हैं चीज़ में, जिसमें 10 लाइन लगी हुई हैं। और कोई भी श्रद्धालु या आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, कोई भी आदमी इस कंट्रोल रूम पर टोल फ्री नंबर है 1800-180 4052, इस पर तुरंत फ़ोन करके सूचना दें, जिससे हमारी क्विक रेस्पॉन्स टीम है जो यहाँ पर अलग से बनाई हुई है, हर सेक्टर में भी बनाई हुई हैं, वो तुरंत जा करके उनका उचित उपचार गाइडलाइन के हिसाब से करें।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा स्नान किया और मां गंगा से देश की उन्नति के लिए कामना भी की। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि भागवत ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पर पहुंचे हैं और इस दौरान उनके द्वारा कई कार्यक्रमों में शिरकत भी की गई। मोहन भागवत द्वारा कल 3 घंटों का लोकार्पण भी किया गया था और उसके बाद साधु संतों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में उन्होंने भाग भी लिया। मोहन भागवत ने कहा है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, क्योंकि आज कई देश भारत की ओर देख रहे हैं। भारत ने अपना लोहा विश्व पटल पर मनवा दिया है और मोहन भागवत ने लोगों से पर्यावरण को बचाने में सहयोग करने की भी अपील की है। भाई एक छोड़, हम तो चल रहे हैं लेट। हरिद्वार में आज श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन की भव्य पेशवाई निकाली गई। पेशवाई में बड़ी संख्या में साधु संतों ने भाग भी लिया और पेशवाई को देखने के लिए जगह जगह से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और उनके स्वागत में पंडाल लगाकर पुष्प वर्षा के साथ जलादि वितरित भी किया गया। भूपत वाला दूधाधारी से शुरू हुई पेशवाई सुखी नदी, खड़ी भीम घोड़ा, हर की पौड़ी, अपर रोड, रेलवे रोड, शिव मूर्ति, दक्षेश्वर महादेव मंदिर रोड, होली मोहल्ला चौक से होते हुए दक्षेश्वर महादेव मंदिर के समीप अखाड़े की छावनी में पहुंचे। पेशवाई में 3 हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कर साधु संतों का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि देश जल्द से जल्द कोरोना से मुक्त हो और आगे की ओर अग्रसर हो। इसके लिए राष्ट्र को नमन करते हुए 108 फुट लंबा तिरंगा झंडा भी पेशवाई में निकाला गया। ये हमारी पेशवाई पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की आज यहाँ ये पवित्र पावन हर की पौड़ी होते हुए वाल्मीकि चौक, ललतारा पुल और शिव मूर्ति चौक, तुलसी चौक, शंकराचार्य चौक होते हुए कनखल दक्ष नगरी में प्रवेश करेगी। पेशवाई में हमने देश भर से, गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से, अनेक प्रांतों से कलाकार आए हैं और हमारे पूरे देश के जितने भी भारत के संत हैं हमारे उदासीन संप्रदाय के, सभी इसमें आए हैं और बहुत ही दिव्य और भव्य रूप से ये कुंभ मेले का प्रारंभ पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का इस प्रवेशशाही के माध्यम से होगा। केदारनाथ भगवान की झांकी है, बद्रीनारायण भगवान की झांकी है, हिमालय दर्शन है, भारत माता की झांकी है और तिरंगा झंडा है। 100 काशीपुर महानगर कांग्रेस कमेटी व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में घर घर कांग्रेस, बूथ बूथ कांग्रेस के अंतर्गत ग्राम गंगापुर में सैकड़ों बुजुर्गों, महिलाओं एवं युवाओं ने भाजपा दल को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिनका पार्टी में स्वागत महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने किया है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा है कि भाजपा के गलत नीतियों के चलते आज समर्थक उनके विरोधी बन गए हैं और भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जनता ही नेताओं को कुर्सी पर बैठाती है और जनता ही नेताओं को कुर्सी से उतारती भी है। देखिए, पहली बात यह है कि जो भाजपा का गढ़ था वो निश्चित रूप से आज भाजपा के द्वारा किए गए अत्याचारों से पूरी तरीके से विमुख है और जैसा कि तीनों काले कानूनों में जो विधायक चीमा जी ने पिछले 4 बार जिनको विधायक बना गया और एक बार भी वो किसानों के संग खड़े नहीं हुए, कई महीने से किसान पूरे के पूरे जाड़े जिन्होंने सड़कों पर बिता दिए, लेकिन आज तक हमारे क्षेत्र के विधायक का मुंह नहीं खुला। तीनों कृषि कानूनों के मुझे लगता है शायद वो पक्ष में हैं आज तक, क्योंकि किसानों के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े नहीं हुए। और कोई भी जनता, चाहे वो किसी भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, यदि कोई भी पार्टी उसका साथ नहीं देगी, उसके खिलाफ कानून बनाएगी, उसके खिलाफ कार्य करेगी, तो निश्चित रूप से ये जनता ही है जो सत्ता पर किसी भी नेता को बैठाती है और ये जनता ही है जो सत्ता पर और कुर्सी से नेता को उतारती है। उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए उपतरा संगठन सामने आया है। उपतरा संगठन के अध्यक्ष प्रदीप भंडारी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान करते हुए ये कहा है कि उपतरा एक ऐसा संगठन है जो लोक कलाकारों को बढ़ावा देता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कलाकारों को उत्तराखंड में कहीं पर भी सम्मानित नहीं किया जाता है, जिसको सम्मानित करने के लिए उपतरा 12 अप्रैल को एक कार्यक्रम करने जा रहा है, जिसमें कुछ कलाकारों को सम्मानित भी किया जाएगा और साथ ही जो कोरोना काल के समय में लोक गायकों की मृत्यु हो गई है उनको एक वीडियो के माध्यम से श्रद्धांजलि भी दी गई।
उत्तराखंड फिल्म टेलीविजन एंड रेडियो एसोसिएशन है, उपतारा के नाम से ये पूरे प्रदेश में जाना जाता है। तो जो हमारा उपतारा एक संगठन है, ये प्रदेश के तमाम कलाकारों का, इसमें फिल्म विधा के लोग भी हैं, इसमें टेलीविजन की विधा के लोग भी हैं, रेडियो विधा के लोग भी हैं, सारे लोगों का संगठन है। और हम बहुत सारे कलाकार हितों का कार्य करने के साथ साथ सम्मान समारोह भी करते हैं, जिससे कि कलाकारों को प्रोत्साहन मिले और वो अपने फील्ड में और अच्छा काम करें। तो इस बार जो हमारा 12 अप्रैल को नगर निगम देहरादून में जो ये सम्मान समारोह होने जा रहा है प्रदेश स्तरीय, इसमें हम फिल्म विधा के लिए, फिल्म लेखन के लिए, फिल्म निर्देशन के लिए, फिल्म अभिनय के लिए और लोक भाषा के लिए, लोक कवि के लिए, लोक साहित्य के लिए और कृषि के क्षेत्र में भी जो लोग काम कर रहे हैं उनको करीबन 15 विभूतियों को हम लोग यहाँ पर सम्मानित करने जा रहे हैं। और साथ में इस कार्यक्रम में हम लोग जो हमारे बहुत सारे कलाकार पिछले 2020 में कुछ कोरोना के कारण, कुछ और कारण जो है हमसे बिछड़ गए, बड़े वरिष्ठ कलाकार, उनको भी एक वीडियो फिल्म के माध्यम से वहाँ पर एक श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। जैसे जैसे उत्तराखंड पुलिस हाईटेक हो रही है, वैसे वैसे शातिर अपराधी अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए भी नए नए रास्ते अपना रहे हैं। ताजा मामला राजधानी देहरादून के नगर कोतवाली का है, जहां पर पुलिस ने फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से स्मैक की सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी सरिता डोभाल के मुताबिक आरोपी बरेली से देहरादून लाकर स्मैक बेचता था। आरोपी के घर से दबिश के दौरान पुलिस को 109 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। इससे पहले भी आरोपी नशे के मामले में कई बार जेल जा चुका है। में इसने बताया है कि बरेली से इसने माल लेना बताया है और आगे जो है ये छोटे छोटे बिट्स में उसको जो है सप्लाई करता था और बाकी पूछताछ में या विवेचना में जो चीज़ें आएंगी उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। देखिए, फेसबुक मैसेंजर्स पे ये अपने क्लाइंट से सप्लाई करता था, क्योंकि अभी इसका एक्सीडेंट भी हो गया था तो ये बाहर ज़्यादा संपर्क नहीं कर पाता था, तो फेसबुक मैसेंजर से ये क्लाइंट से संपर्क करता था, कन्वर्सेशन करता था और उसी पर जो है क्लाइंट्स के घर पे आकर के माल ले जाते थे। नैनीताल जिले में नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें चेकिंग के दौरान सीपीयू और पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीपीयू ने स्कूटी से 1 किलो से अधिक चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया है और चरस की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक है। कुसुमखेड़ा का रहने वाला तस्कर नववर्धन तिवारी, जो कि चरस को स्कूटी के अंदर छिपा कर ले जा रहा था, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। के विरुद्ध एक अभियान जनपद नैनीताल पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इस कड़ी में कल मुखबिर की सूचना के बाद एक स्कूटी सवार, जिसने कि अपनी डिग्गी के अंदर बहुत अंदर छुपाकर एक थैले में 1150 ग्राम चरस छुपाई थी, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में उसे जेल भेजा जा रहा है। लक्सर नगर के हरिद्वार रोड मोहल्ला में एक भाजपा नेता की दुकान में शराब का ठेका खोले जाने के विरोध में भाजपा नेता के भाई व मोहल्ले वालों में जमकर हंगामा किया गया है। यही नहीं, मोहल्ले वालों ने ठेके के सामने बैठकर धरना देना भी शुरू कर दिया। धरने पर बैठी मोहल्ले की महिलाओं का आरोप है कि भाजपा नेता ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें जबरन धरने से उठाने की कोशिश भी की है। यही नहीं, इस दौरान भाजपा नेता ने अपने भाई के साथ उनके साथ मारपीट भी की। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भाजपा नेता को हिरासत में ले लिया तथा मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। अंग्रेजी शराब की दुकान नई खोलने जा रही है। इसका विरोध आज से 2 साल पहले भी किया गया था। इस विरोध में दुकान यहाँ से पहले भी हटा दी गई। आज ये नई दुकान आज ही खोलने के लिए यहाँ पर कहा गया है और रात को 12 बजे 1 बजे के बीच में गाड़ी आई दारू की, शराब, अंग्रेजी शराब की, और वो यहाँ पर उतारी गई। सुबह आज उनका मुहूर्त यहाँ पर खुलना है और यहाँ पर लोगों को पता लगा, हमें पता लगा, मेरी घरवाली यहाँ पर रहती है, मेरी भाभियाँ रहती हैं और मेरी बेटी जवान घर में है। इसी वजह से यहाँ पर ये शराब का ठेका ना खुले और ये पूरी मोहल्ले का समर्थन है। गृहस्थी का वो है मोहन यहाँ से
हम मतलब जी बेटी भी है, वो बेटी भी है, सारा एक मॉल है हमारा, यहाँ से आपका देखो खुला नहीं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।